वेलकम इन दीक्षांत एजुटेक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है छात्रों। दीक्षांत एजुटेक में संतोष सर के साथ आज पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। ठाकुर का कुआं कहानी है जो प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है। आपको पार्ट 1 दिया जा चुका है, पार्ट 1 आप पढ़े हैं। पार्ट 1 में ठाकुर के कुएं के बारे में जो हमने पढ़ा कि जोखू बीमार है, उसकी पत्नी चिंतित है उसके लिए पानी के लिए। पानी तो वह प्रतिदिन शाम को लेके आती है कुएं से, परंतु आज पानी से बास आ रहा है। बास आने के कारण गंगी जो जोखू की पत्नी है यह जानती है कि कोई ना कोई जानवर गिर करके मर गया है और वह बीमार जोखू को वह पानी पीने नहीं देना चाहती है, क्योंकि बीमार व्यक्ति अगर दूषित जल पिएगा तो और बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वह पानी पीने नहीं देना चाहती। चूंकि वह शिक्षित इतनी नहीं है कि वह पानी के बारे में इतना जानती हो कि अगर पानी को उबाल देते हैं तो पानी का सारा दोष दूर हो जाता है, वह नहीं जानती है। इसलिए वह दूसरे पानी को मुहैया कराने के लिए रात में ठाकुर के कुएं के पास जाती है चोरी से, जहाँ पर ठाकुर के कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं बेफिक्रे और ठाकुर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, उनके द्वारा चालाकी का चर्चा कर रहे हैं। वहाँ वह एक जगत के ओट में, अर्थात जगत कहा जाता है कुएं के ऊपरी हिस्से को, जगत के ओट में वह खड़ी है, बैठी हुई है और इस बात का इंतजार कर रही है कि ठाकुर के लोग जब वहां से चले जाएंगे तब वह चुपके से पानी भर करके जोखू को पिलाएगी ले जाके। रात के 9 बज रहे हैं अभी। अब वहां कुप्पी जो दिया का कुप्पी का धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। बदनसीब छात्रों, बदनसीब कह रही है अपने आप को, क्योंकि ये छोटे जाति में जन्म ली है, गरीब है। अतः हालांकि कोई यह नहीं जानता जन्म से पहले या जन्म के समय कि वह किस कुल किस परिवार के अंतर्गत जन्म लेने वाला है, इसमें उन बच्चों का क्या दोष। निसंदेह यह एक शिक्षा का दुष्प्रभाव है हमारे सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर। अतः प्रेमचंद जी की कहानियां इन कुरीतियों और बुराइयों पर एक कुठारा घात है, अर्थात उनका एक ऐसा वार है हमारे समाज के ऐसे दुष्ट चिंतन की, ऐसे दुष्ट विचार की, जिसे वह दूर करने के लिए ही ऐसी कहानियां समाज को अर्पित करते रहे। गंगी का विद्रोही शब्द का अर्थ होता है जो द्रोह पर उतरा हो, जो द्रोह करना चाहता हो। वह जान रही है कि अरे भाई पानी बहुत ही अहम चीज है, जल ही जीवन है और एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसको मैं जल नहीं दे पा रही हूँ। पानी कारण यह है कि हमारे कुएं में कोई गिर चुका है। जानवर धरती के गोद से आने वाला पानी कुएं में मुहैया होता है। वह पानी भला कुएं के जगत से घेर देने से ही कैसे किसी और का हो जाता है। वह तो धरती के गर्भ से आ रहा है, वह तो सबका होना चाहिए। इसलिए वह नहीं भर पाने के कारण ही अपने आप को बदनसीब कह रही है। उसका विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी हो, रिवाजी माने जो रिवाज बने हैं, नियम बने हैं, इसकी पाबंदी रोक को और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। उसका जो दिल था, हृदय था, वह विद्रोही हो गया। वह नकारात्मक सोच लेने लगा और विद्रोही हो करके यह सोच रखने लगी कि यह जो रिवाज है, यह जो नियम है हमारे समाज का, यह पाबंदियां हैं, रोक रुकाव है कि ये नहीं भरेंगे, ये भरेंगे, यहाँ से तो पूरा गांव भरता है, लेकिन हम बदनसीबों को भरने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम अछूत हैं।
और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। छठे हैं, छठे शब्द का मतलब एक से एक बदमाश लोग हैं जो गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और हमें ही दोष लगाते हैं। कैसे? तो चोरी ये करें, जाल फरेब ये करे, झूठ मुकदमे ये करे। अभी ठाकुर ने उस दिन बेचारे गरेड़िए की एक भेड़ चुरा ली, गरेड़िए की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। अर्थात विद्रोही हुआ उसका मन, उसका हृदय। ये सारे गलत कार्य समाज के अंतर्गत यही कर रहे हैं। ठाकुर कर रहे हैं, साहू कर रहे हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं और हमें ही अछूत कह करके हमें ही तिरस्कृत कर रहे हैं समाज से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसे ऊंचे हैं? ये तो सारी बुराइयां तो इन्हीं में भरी हुई है। उसके मन में इस तरह के विद्रोह भाव उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि एक तो वह शिक्षित नहीं थी और दूसरे में उसे अभी जल अभाव था, जलाभाव तथा उसके पति बीमार थे, इसलिए उसके हृदय में तरह तरह की बातें इस तरह की उठ रही थी। अभी ठाकुर ने उस दिन बेचारे गरेड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। पंडित जी के घर में जुआ खेला जाता है। ठाकुर गरेड़िए का भेड़ चुरा लेते हैं और मार के खा जाते हैं तथा यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं और साहू जी मिलावटी काम करके लोगों को ठगते हैं। फिर भी ये अपने आप को ऊंचे कहते हैं और हमें ही नीचा कहते हैं, जबकि हम मेहनत कश लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। ईमानदारी की रोटी भी समय पर नहीं मिल पाती और हमें ही नीच कहते हैं, जबकि सारे नीच कार्य तो यह खुद कर रहे हैं। चोरी, जुआ खेलना, मिलावट करना, ये सब तो नीच काम है। ये सब गिरे हुए हरकत हैं जो समाज में ये खुद करते हैं और दोष हमारा लगाते हैं। उसका मन विद्रोही होकर के यह सब सोच रहा था। यह सब नकारात्मक बातें हैं जो कि उसके मन में भी उठ रही थी। मजूरी देते और काम करा लेते हैं और ये लोग काम भी कराते हैं तथा जब काम की मजदूरी देने की बात आती है तो नानी मरती है। नानी मरना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अधिक तकलीफ होना, यानी कि काम कराने में तो कोई असुविधा नहीं होती, लेकिन काम कराने के बाद, मेहनत कराने के बाद मेहनताना देने में इनकी नानी मरने लगती है। अर्थात इन्हें अधिक तकलीफ होने लगती है कि अरे कैसे दे दें इसको। और ये लोग कहते हैं कि हम ऊंचे हैं। ऐसी भाव किसके मन में? गंगू के मन में आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी जलाभाव में वह इतनी तड़प रही है कि एक लोटा पानी अपने पति को देने के लिए वह अहाते के पास छुपी हुई है, चोरी करना चाहती है क्योंकि वह जानती है कि हम जैसे ही जाएंगे कुएं के पास मुझे मार पीट कर भगा दिया जाएगा, मगर एक लोटा पानी नहीं मिलेगा। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। ये लोग तो चिल्लाते भी हैं कि हम ऊंचे हैं, लेकिन हम लोग गली गली नहीं चिल्लाते कि हम ऊंचे हैं। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के अभी गंगी सोच रही है इन सब बातों को। तब तक क्या होता है आगे? कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। ये कहां सोच रही है? तो जगत, कुआं का जो जगत है, ऊंचा स्थान है, उससे पीछे ओट में छिपी हुई है गंगी और वहां ये बातें सोच रही है ताकि ये बेफिक्रे चले जाएं। जो लोग वहां बैठे थे ठाकुर के लोग, वो चले जाएं तो मैं पानी भर लूं। तब तक किसी के आने की आहट सुनाई देती है। कौन है भाई जो आ रहा है? गंगी की छाती धक धक करने लगती है। क्यों? कोई देख न ले, देख लेगा तो कयामत आ जाएगी।
लाठी गिरेगा शरीर पर, एक तो बीमार पहले से पड़ा हुआ है, मैं भी मार खा जाऊंगा, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। वह बढ़ी और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई, यानी जगत के पास से भी हट गई और वृक्ष के पीछे जाकर के अंधेरे में खड़ी हो गई कि कोई आ रहा है। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? ये लोग दयालु होते नहीं है। कितने नकारात्मक विचार उसके मन में उठ रहे हैं। बेचारे महू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। किसी को मारे थे ये लोग और इतना मारे थे कि महीनों उसकी खून की उल्टी होती रही थी। यह बात उसे याद आ रहा है, इसलिए वो डरी है, सहमी है, वो छुप गई है। इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी, उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। वह बेगार नहीं दिया था। बेगार का अर्थ होता है उसने टैक्स नहीं दिया था। फसल वगैरह का कोई टैक्स होगा जो कि वो नहीं दिया था बेगार, और नहीं देने के कारण उसे इतना मार दिया था लोग। एक गरीब आदमी वो कहाँ से देता, मांगो, और मार दिया था लोग। मारने से उसकी महीनों भर उसके उल्टी होते रहे खून की, उसके मुंह से खून की उल्टियां होते रही। इतने मार दिए थे लोग। एक तो गरीब, दूसरे में मार के दुर्बल कर दिए। भला उसको मार देने से, जान से मार देने से उन्हें क्या टैक्स मिल जाता? फिर भी लोग ऊंचे बनते हैं। ऐसी बातें अभी गंगू के मन में आ रही हैं। कुएं पर जो आहट आ रही थी वो आहट दो स्त्रियों की थी। ये स्त्रियां ठाकुर परिवार की ही थी। क्या कहती हैं वो दोनों? कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई, उनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं। अर्थात घड़ा अगर होता तो घरे में एक जगह हम स्टोर कर देते, रख देते, संचित कर लेते पानी को। लेकिन ना, ये जो हमारे घर के लोग हैं, ये एक स्त्री बोल रही है उन दोनों में से, जब खाने बैठ जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं, अभी जाओ कुएं पर ताजा पानी भर के लाओ। देखिए उनके मन में भी कितनी नकारात्मक विचारधाराएं हैं, और यह सब अशिक्षा का कुप्रभाव था। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं है। दूसरी स्त्री बोलती है, हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे इन्हें जलन होती है। औरतें बोलती भी तो बड़ा बढ़िया से है। महिलाएं बात बात पर तुनक तुनक कर बात बतियाती हैं, लेकिन अपने घर के लोगों के सामने नहीं बोलती। जब अकेले में होती हैं तो खूब बोलती हैं। क्या बोलती हैं? तो देखो, वहां नहीं बोली कि मैं पानी नहीं लाऊंगी, अगर खाना खाने में ताजा चाहिए तो भर के क्यों नहीं लेके आए। वहां नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है कि व्यवस्था हो जाएगा। अब वहां बोलती है जब दोनों आपस में जुड़ती है तो अपनी भड़ास निकाल रही है। अर्थात कितनी कुरीतियां हैं। महिलाओं को खाना वो बनाए, घर बर्तन वो करे, घर को साफ सफाई वो करे, और सारा काम करने के बाद एक लोटा पानी चाहिए उनको, वो भी वो नहीं लेके आते थे। घर के पुरुष वर्ग के लोग उसके लिए भी दौड़ा दिए 9 बजे रात को कि जाओ भर के लाओ, ताजा पानी चाहिए। अब ये आई है, दूसरी बोल रही है कि हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लेकर आओ, जैसे हम नौकरानी ही हैं। मतलब ये नहीं हुआ उनसे कि आकर के कलसी भर के खुद ही लेके जाते। हम ही को बोलते हैं जाओ भर के लेके आओ, जैसे कि हम नौकरानी हैं। ऐसी भावनाएं औरतों के मन में हो रही हैं। और ये दोनों जो आई हैं अभी वो बातें कर रही हैं। और गंगी कहाँ छुपी है? पेड़ के ओट में, पेड़ के पीछे।
नौकरानी नहीं तो और क्या हो तुम। अब दूसरी महिला समझा रही है कि नौकरानी नहीं तो और क्या हो तुम। कैसे नौकरानी है? तो वो सिद्ध करती है कि रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो। और नौकरानी कैसी होती है? ऐसी ही ना होती है। ब्याह रचा के आती हो तुम लोग और आने के बाद से घर में नौकरानी बन जाती है। अपना कोई वर्चस्व नहीं, अपना कोई हिसाब किताब नहीं, बस 2-4-5 रुपये ले लिए, रोटी खाए, वो भी रोटी रात का बचा सुबह को, सुबह का बचा रात को। ऐसे ही पहले हुआ करता था। कभी कभी सावधान परिवार की तो बात अलग है, लेकिन महिलाओं को दुख झेलना पड़ता था घर में। उस ऊपर से सास और बहू, सास अपने आप को बहू को नौकरानी ही समझती थी। ऐसी कई कुरीतियां थी हमारे समाज में जो आज दर्शित नहीं हो रही है, और उसका मूल कारण यही था बाबू कि शिक्षा का अभाव। छात्रों, इसी कारण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी को शिक्षित बनाने का प्रबंध चल रहा है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह शिक्षा का ही अभाव था कि ऐसी विचारधाराओं के अंतर्गत हम अपना समय नष्ट करते थे और उसका कोई मतलब विशेष नहीं हुआ करता था। उससे हमारे समाज के अंतर्गत निहित बुराइयां ही बढ़ती थी, अच्छाइयां नहीं। मत जलाओ दीदी, मैंने जैसे ही वो नौकरानी बोल रही है तो ये कह रही है कि दीदी मत जलाओ। छिन भर आराम करने को भी जी तरस कर रह जाता है। इतना काम तो किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। यहाँ करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। यानी कि इतना काम करते हैं हम लोग, सुबह इन लोगों के जगने से पहले, घर वालों के जगने से पहले जगते हैं और झाड़ू पोछी उठाते हैं, और सोने के बाद 2-4 जो बचा हुआ रोटी सोटी खा करके तब सोने जाते हैं। बावजूद इसके इन लोगों का मुंह हम लोगों के ऊपर जब उठता है तो टेढ़ी बात ही करते हैं, सीधी बात नहीं करते। हमें तो नौकरानी ही समझते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। घर में वो लोग भी इतने नकारात्मक सोच के अंतर्गत अपनी बातें कर रही हैं। दोनों पानी भरकर अपनी अपनी बातें करते हुए दोनों पानी भरकर चली जाती हैं तो गंगी पेड़ के पीछे से निकलकर कुएं के जगत के पास आ जाती है। बेफिक्रे चले गए होते हैं। ठाकुर भी अपने घर का दरवाजा बंद कर चुका होता है। गंगी ने आहिस्ते से कुएं के पास जाकर घड़े में रस्सी बांधकर धीरे से कुएं में घड़ा डालती है। कितना डर मन में। उसे पता है कि कोई देख ले तो रत्ती भर भी रियायत की कोई जगह नहीं होगी। उसने दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और धीरे धीरे घड़े में वो रस्सी बांध करके धीरे धीरे डाल रही है और देख भी रही है कि कोई देख तो नहीं रहा है। सोचो क्या डर था, क्योंकि देख लेने में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी, मारकर उसका हालत खराब कर देते लोग। मार खाने का डर, सिर्फ एक लोटा पानी के लिए। जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो, उस तरह से वह कार्य कर रही थी धीरे धीरे। जैसे कोई सिपाही किसी किले में, शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो, माने उसके अंदर प्रवेश करके वहां पर कुछ किले को जीत हासिल करने के लिए कुछ कार्य कर रहा हो। इस तरह से गंगू अर्थात एक युद्ध स्तर पर वह अपने जल को भरने के लिए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि तनिक भी आवाज न निकले, ताकि यहाँ पर कोई जान न पाए कि मैं जल भर रही हूँ।
इतना वह आहिस्ते आहिस्ते अपना काम कर रही है। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच नहीं सकता था। और जब भरली पानी कुएं में घड़ा डाली, घड़ा धीरे धीरे पानी भरा, आवाज नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो खींचने लगी तो इतनी तेजी में खींच रही थी वो, बिना आवाज किए हुए, जैसे कोई सहजोर का मतलब पूरा ताकतवर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच नहीं रहा सकता हो। माने पहलवान भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकता हो, उतनी तेजी से वो खींच रही थी, क्योंकि डर था कि कोई देख न ले, नहीं तो पकड़ा जाएंगे, तो शायद ही जीवित जाएंगे यहां से। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर रखे कि एकाएक ठाकुर के घर का दरवाजा खुला। अब घड़ा ऊपर आने ही वाला था, अब झुक रही थी कि घड़े को पकड़ के उठा ले और चले घर। सफलता सामने थी, वह खुश थी कि चलो मैं सफल हो गई, अब तो मैं जोखू को पानी ताजा दूंगी। जोखू मेरा तबीयत खराब है, उसको कोई और असुविधा ना हो जाए, इसलिए वह खुश थी मन मन। ऊपर घड़ा आ चुका था, वह तो अब हाथ झुका करके उसे पकड़ने वाली थी, तब तक ठाकुर का दरवाजा खुल गया। और क्या हुआ? ठाकुर का दरवाजा खुलते ही शेर का मुंह इतना भयानक न होगा, मगर ठाकुर का चेहरा देखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि शेर भी इतना भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, ऊपर आया हुआ घड़ा, इतना मेहनत से कब से तो बेचारी बैठ के इंतजार कर रही थी। इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो उसके बाद वह सोची कि अब तो ऊपर आ गया घड़ा को हाथ झुका के पकड़ने ही वाली थी, तब तक एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुल गया और इसके हाथ से घड़ा छूट गया। छूटने के बाद रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा। सारा मेहनत बेकार हो गया, पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरों की आवाज सुनाई देती रही। भरने के समय इतनी शांति से भरी कि कोई आहट, कोई आवाज, तनिक भी, एक क्षण मात्र भी आवाज नहीं हुई। और डर ऐसी चीज थी उस समय कि छूट गया हाथ से घड़ा और जाके ऊपर आया हुआ घड़ा सीधे नीचे दब क्षण से बजा और इतने हिलकोरे होने लगे जल के अंदर। कुएं के पानी तो एक सीमित दायरे में होता है, हिलकोरे उठने लगे और क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है? कौन है? ठाकुर कहने लगा, कौन है? कौन है? अब ये ठाकुर की आवाज इतना कर्कश था, अर्थात देखो पहले ही व्याख्या कर रहे हैं लेखक प्रेमचंद जी गंगी के हृदय की बात के अंतर्गत कि उसे जैसे ही दरवाजा खुला और ठाकुर का चेहरा दिखाई दिया, वह चेहरा शेर से भी खतरनाक चेहरा दिख रहा था ठाकुर का। और ठाकुर ने जब आवाज लगाई, कौन है? कौन है? तो उसकी और हालत क्या हो गई? खराब हो गई। पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे ठाकुर, पुकारते हुए कुएं की तरफ चले, कौन है? कौन है? और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घड़ा, डोरी, रस्सी सब कुछ छोड़ दिया। एक लोटे पानी को तरसता हुआ उसका पति अभी भी उसे पानी के लिए तरसना ही पड़ेगा या फिर मौत को अपने गले लगाएगा। वह उसके लिए घड़ा और रस्सी, जो एक गरीब के लिए बहुत ही बड़ी एक संपत्ति कही जा सकती है, उसके भी उसने छोड़ दी और अपने जान की रक्षा हेतु वहां से भाग चली।
घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही पानी पी रहा था। जोखू अंततः वही गंदा पानी पी रहा था, क्योंकि प्यास से उसे अब बर्दाश्त से बाहर जब हो गया प्यास, तो मरता क्या नहीं करता की स्थिति उत्पन्न हो गई और जोखू अंततः उसी पानी को पीने को मजबूर हो गया। छात्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम शिक्षित लोग, हम शिक्षा का प्रसार करें, हम समाज में शिक्षा को व्याप्त करें, हम स्वयं समझें और दूसरों को भी इन बातों को समझाएं कि किसी जाति, किसी कुल में जन्म लेना पाप नहीं, कर्म प्रधान होता है इस धरा पर, कर्म का फल सबको प्राप्त होता है। कर्म हमारा अच्छा हो, कर्म हमारा बेहतर होगा तो उसका परिणाम बेहतर होगा। हम सभी जीव इस संसार में आए हैं, वह सभी ईश्वर के सपुत्र हैं, सपूत हैं, पुत्र हैं। अपने अपने कर्मों का निर्धारण सही तरीके से करें। यहाँ कोई छूत या कोई अछूत नहीं, यहाँ तो सभी जीव एक आपस में एक दूसरे के समन्वय हैं, अतः एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें। अगर अशिक्षा के वजह से किसी का विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहा है तो उसे उसके विचारों के शुद्धिकरण के लिए उसे शिक्षा प्रदान करें अथवा शिक्षित बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। छात्रों, उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन ठीक है, भिन्न है, नहीं जानकारी के वजह से ऐसी स्थितियां हैं उनके साथ, तो उन्हें हम क्या करें? उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शिक्षित बनाएं, शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए उन्हें तत्पर करें, तैयार करें, ताकि वह भी साफ सुथरे तरीके से रहना सीखें, स्वच्छता अपनाएं, न कि उन्हें हम हमेशा ये दृष्टि से देखते हुए उन्हें अपने से दूर रखें। अपने से दूर रखेंगे तो इस समाज का हित नहीं अहित ही होगा, क्योंकि वह भी बहुत सारे काम करते हैं, उनके न रहते वो काम भला करेगा कौन? सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी कुछ न कुछ कार्य करते ही हैं। अपने कार्य के अंतर्गत उस कार्य को करने के नियम तथा उसके तरीके को ही कर्म कहा जाता है, अतः अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म प्रधान होता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मैं देने वाला हूँ। अतः हमें उस ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और अपने कर्म पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्म प्रधान है, जाति नहीं, धर्म नहीं। अतः आप इन सभी चीज़ों को बखूबी समझे होंगे, अच्छे से जाने होंगे। और छात्रों, ये सिर्फ पढ़ने या परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसे नहीं पढ़ना है, इसे नहीं समझना है, बल्कि अपने जीवन में इसे उतार करके पूर्ण शिक्षित बनने के लिए इसे समझना है। आशा करते हैं कि आप बेहतर शिक्षा ग्रहण करके बेहतर तरीके से बेहतर समाज का निर्माण करने वाले एक बेहतर इंसान बनने वाले हैं। आप हमारे इस आशा को विश्वास में बदलने के लिए क्या करते हैं, यह तो बेहतर तरीके से बेहतर समय बताएगा। धन्यवाद।